हेलो बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी। आज मैं आप लोगों को क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर जो है संबंध व फलन वो पढ़ाने आ रहा हूं। तो बच्चों, सबसे पहले संबंध और फलन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले हम जानें कि फलन होता क्या है। ठीक है, तो फलन जानने के लिए मान लिया हमने एक सेट लिया है। ठीक है, सेट ए और एक सेट लिया बी। ठीक है ना, सेट ए में हमने कुछ एलिमेंट्स को लिया हुआ है और सेट बी में भी कुछ एलिमेंट्स को लिया। मतलब सेट ए में कुछ अवयव हैं, मान लीजिए ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, और सेट बी जो है उसमें भी कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे कुछ एलिमेंट्स इन दोनों में है। ठीक है, तो यदि ए का प्रतिबिंब 1 हो, ठीक है, बी का प्रतिबिंब 2 हो, सी का प्रतिबिंब 3 हो, 4 का प्रतिबिंब डी का प्रतिबिंब 4 हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, मतलब जितने भी अवयव हैं, सबके प्रतिबिंब बी में उपस्थित हैं। ठीक है, तो बी में उपस्थित है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ए हमारा बी का एक फलन है। ठीक है ना, ए हमारा बी का एक फलन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये हो गया आपका ऐसे। ठीक है, हाँ, तो ए हमारा बी का फलन हो गया। अब हमको यह जानना है कि ए फलन है। ठीक है, तो इसको बोलते क्या है, इसके अंदर के ये जो अवयव हैं ये क्या है, इनको हम बोलेंगे, देखो इसको बोलते हैं प्रांत। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रांत। और ये जो एलिमेंट्स जो हमारे प्रतिबिंब बन रहे हैं ये क्या होंगे, बी के जो एलिमेंट्स हैं वो होंगे हमारे सहप्रांत। ठीक है, ये होंगे सहप्रांत। जैसे कि हमने पॉइंट्स में आपको बताया हुआ था कि हम आपको आज फलन, प्रांत, सहप्रांत, परिसर, ये एक एक चीज आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये सहप्रांत हो गए। और परिसर क्या होता है, परिसर होता है वो, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, ये जो चार एलिमेंट्स हैं, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों क्या हैं, ये हमारे सहप्रांत हैं। और परिसर क्या होगा, परिसर होगा बच्चों, परिसर हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, मतलब ये सिर्फ यही चार एलिमेंट्स हमारे परिसर होंगे। परिसर होने का कारण क्या है कि यही चार एलिमेंट्स किसी न किसी एक अवयव के प्रतिबिंब हैं। ठीक है, तो 1 2 3 4 इसके अवयव के प्रतिबिंब हैं, इसलिए ये सब सहप्रांत हैं। और परिसर में 5 हमारा, ये मतलब कि बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं ये क्या है, यह सब हमारे सहप्रांत में आएंगे। और 1 2 3 4 ये सिर्फ प्रतिबिंब बन रहे हैं, इसका मतलब 1 2 3 4 ही सिर्फ हमारे परिसर होंगे। तो यहाँ पे हम यह भी कह सकते हैं कि सहप्रांत और परिसर समान नहीं है। थोड़ा इस बात को ध्यान रखिएगा, आगे हम इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें और समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहली बात कि मैंने स्टार्टिंग में नहीं कहा आपको, आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर कमेंट्स करें। आपको जो भी दिक्कत होगी उसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम आते हैं एकाकी फलन। ठीक है, एकाकी फलन क्या होता है, एकाकी फलन जिसे हम वन वन फंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है ना, वन फंक्शन बोलते हैं। तो ये है क्या, एकाकी फलन का मतलब क्या हुआ कि जैसे इसी में देखा जाए, यहाँ पे एक सेट है जिसमें ए बी सी 3 एलिमेंट हैं, और एक सेट बी है जिसमें 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे ए का प्रतिबिंब 1 है, माना बी का प्रतिबिंब 2 है और सी का प्रतिबिंब 3 है। मतलब एक अवयव के सिर्फ एक ही प्रतिबिंब हो तो वह एकाकी फलन होता है। वन से ही समझ जाइए कि एक एलिमेंट का एक अगर प्रतिबिंब बने तो वह एकाकी फलन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये बताएंगे कि हाँ यह एकाकी फलन होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट का सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनना है। जैसे कि हम अब पढ़ने आ रहे हैं, अगला पॉइंट जो हमारा है सेकेंड, वो है हमारा अच्छादक। अच्छादक क्या होता है बच्चों कि ऑन टू फंक्शन, जिसे ऑन टू फंक्शन बोलते हैं। तो जैसे अगर हमारे पास दो अगर सेट हैं, एक ए है और एक बी। ठीक है, तो अगर ए के कुछ एलिमेंट्स दिए हों, ए में हम कुछ एलिमेंट्स ले रहे हैं 1 2 3, और बी में कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं ए बी सी। ठीक है, तो ए बी सी जितने भी हैं, ए बी सी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ए के किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है। यहां से समझिए कि जैसे ए क्या है, 1 का प्रतिबिंब है, बी 2 का, सी 3 का। तो सारे जो सहप्रांत के अवयव हैं ये प्रांत में किसी न किसी अवयव के प्रतिबिंब है। तो बच्चों इससे हमको क्या पता चलता है कि हमारा सहप्रांत परिसर के समान है। और यह याद रखिए कि अच्छादक क्या होता है कि जब सहप्रांत और परिसर समान हो जाए तो जो अवयव होते हैं वो क्या होते हैं, अवयव एक समान हो जाएंगे ना। ये सहप्रांत के जो अवयव हैं वो परिसर के समान हो जाएंगे। तो जब सहप्रांत और परिसर समान हो जाएगा तो यह हमारा अच्छादक हो जाएगा।
ठीक है ना बच्चों। सहप्रांत और परिसर जब समान हो तो उसे आच्छादक बोलते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड अब आपको तुल्यता संबंध के बारे में बताना है। तुल्यता संबंध वैसे तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ही आता है, लेकिन हम आपको अभी बता रहे हैं तुल्यता संबंध। देखिए, तुल्यता संबंध में 3 पॉइंट्स आते हैं। पहला एक होता है स्वतुल्य, दूसरा होता है सममित, ठीक है, और तीसरा पॉइंट होता है हमारा संक्रामक। ठीक है ना, तो स्वतुल्य क्या है, सममित क्या है और संक्रामक क्या है, यह हम जानते हैं। तो बच्चों स्वतुल्य क्या होगा, यदि तुल्यता संबंध क्या है समझिए। जैसे मान लीजिए कोई एक परिमित समुच्चय दिया हुआ है a इक्वल्स टू, ठीक है, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं a b c, ठीक है, तो इसमें ये एलिमेंट्स दिए हुए हैं। ठीक है ना, तो यदि a ठीक है ना, यदि a इसके संबंध R में हो, मतलब कि ये एक ही मान अगर उसके संबंध में दर्शाता है, ठीक है, जहां a किसके एलिमेंट होने चाहिए, a के होने चाहिए। ठीक है ना, तो यह क्या होगा, यह स्वतुल्य होगा। मतलब इसका एक जो एलिमेंट है उसके संबंध में उसी जैसा एक और एलिमेंट मिल गया, तो यह क्या हो जाएगा, यह स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। सममित के लिए क्या कहा जाता है, सेकंड जो है सममित के लिए, फर्स्ट था, ठीक है, सममित के लिए क्या कहा जाता है कि यदि अगर उसके संबंध में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें अगर कुछ एलिमेंट्स ए के कुछ एलिमेंट्स जैसे ए बी, ठीक है, और बी ए, ये दोनों ही अगर आर में उपस्थित हों, मतलब आर में अगर उसके संबंध में यह उपस्थित हैं ए बी और बी ए, मतलब कि यह दोनों मान अगर उपस्थित हैं आर में, तो क्या होगा, यह सममित होगा। मतलब ए बी भी हो और उसका विपरीत बी ए भी अगर उसमें उपस्थित है, इसका मतलब यह क्या होगा, सममित होगा। जो थर्ड पॉइंट है बच्चों, यह क्या है, थर्ड पॉइंट है संक्रामक। तो यदि कोई फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, कोई फंक्शन f10 यहाँ पे दिया हुआ है a टेंस टू r, ठीक है, तो अगर इसमें ए बी, ठीक है, बी सी और ए सी, ठीक है, यह तीनों एलिमेंट्स अगर R में उपस्थित हैं, ठीक है, अगर R में उपस्थित है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यह संक्रामक है। मतलब उसमें उसके संबंध में ए बी, बी सी और ए सी, यह अगर तीनों एलिमेंट्स अगर उसमें उपस्थित हों तो यह संक्रामक होगा। अब हम सीधे आते हैं तुल्यता संबंध पे। तो बताओ बच्चों, ये तुल्यता संबंध क्या होगा, तुल्यता संबंध जो इसमें सारे एलिमेंट्स आपको मिले हैं, यह मतलब कि यह, तो ये तुल्यता संबंध क्या हुआ कि जो जिस अगर कोई सेट हो, अगर उसके संबंध स्वतुल्य, सममित और संक्रामक इन तीनों को फॉलो करते हो तो वह तुल्यता संबंध होगा। ये क्लियर हो गया कि जब स्वतुल्य, सममित, संक्रामक तीनों संबंधों को अगर वो फॉलो करता है, इसका मतलब वह तुल्यता संबंध भी होगा। अब हमारा जो अगला पॉइंट है उसमें क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है अब फॉग और गॉफ, ठीक है ना। तो फॉग और गॉफ ये दोनों चीज़ें होती क्या है, ठीक है ना, तो एक बार समझते हैं, ठीक है ना, कि ये दोनों चीज़ें होंगी क्या। तो अगर मान लीजिए कि कोई सेट F, ठीक है, F में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हों, जैसे 1 2 3, ठीक है ना, ये हैं 3 4 और 5 के बराबर, ठीक है ना। अच्छा, और G दिया है, यह है आपका, मान लीजिए कि 3 5, ठीक है, और यह बराबर है 7 9 के, ठीक है। तो थोड़ा देखिएगा, अब यहाँ पे F1 फर्स्ट एलिमेंट F1 किसके बराबर होगा, यह 3 के बराबर होगा, ठीक है। F2 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। F3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। वैसे ही G3 जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 7 के। और जो G5 होगा वो किसके बराबर होगा,
9 के, ठीक है ना। तो चलिए अब हमको मान लीजिए गॉफ ये फाइंड करना है इसका, ठीक है ना। तो गॉफ फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, गॉफ का मतलब क्या हुआ, गॉफ का मतलब हुआ कि जी ऑफ फंक्शन एफ एक्स, ठीक है ना। तो जी ऑफ फंक्शन एफ एक्स का मतलब हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए हम F1 लेते हैं, ठीक है ना, F1, ठीक है, F1 लेंगे तो हम बताइए जी F1 का मान कितना है, 3 है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा G3, और G3 का मान कितना है यहाँ पे, G3 का मान है 5, तो ये हो गया 5, ये हुआ गॉफ का मतलब, ठीक है ना। ऐसे ही जो अगला एलिमेंट अगर होगा तो निकालना होगा तो हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मान लीजिए हमको फॉग निकालना है, फॉग निकालना है तो फॉग क्या होगा, फंक्शन एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है ना। तो जी एक्स, तो अगर मान लीजिए हम एफ पहला ही हम ले रहे हैं, G3 ले रहे हैं, ठीक है ना। तो G3 ले लें या कोई भी एक एलिमेंट जो यहाँ पे मान लीजिए अगर हम G3 ही ले रहे हैं तो G3 का वैल्यू कितना है, G3 का वैल्यू है यहाँ पे 9, ठीक है। अब अगर फंक्शन f में अगर 9 दिया होता, ठीक है, अगर 9 इसमें होता तो हम उसका वैल्यू यहाँ पे जो भी आता वो हम लिख करके दिखा देते, ठीक है ना। तो बस इसी तरीके, तो बच्चों देखिए पिछले कुछ सालों में आए हुए जो प्रश्न हैं वो हमने यहाँ पे पिछले साल के कुछ जो नोट्स मतलब कि जो क्वेश्चन पेपर्स थे उनको निकाला, डाउनलोड किया, उससे कुछ प्रश्न जो संबंध और फलन से आते हैं, फर्स्ट चैप्टर से आते हैं, उन सब प्रश्नों को यहाँ पे नोट किया। देखिए जैसे पहला एक क्वेश्चन था, ये हमने क्रॉप करके सबको एक पास एडजस्ट किया हुआ है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है कि सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए कि यदि फंक्शन एफ ए टेंस टू बी हो और जी, मतलब हमको गॉफ ए टेंस टू सी भी आच्छादक होगा, हमको यह प्रूफ करना है, ठीक है। तो अभी हमने आपको गॉफ पढ़ाया, फॉग पढ़ाया, आच्छादक भी पढ़ाया, ठीक है। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एफ इनवर्स फाइंड करना है, तो इसको भी आप फाइंड करके आप इसमें से जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसका देखिए, ये लास्ट एक क्वेश्चन दिया हुआ है 11 - 7 sin x की रेंज परिसर ज्ञात करनी है, ठीक है। तो आप इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है, और उसका परिसर बताएंगे कि इसका परिसर कितना होगा। तो आप इसे सॉल्व करने का प्रयास करें, अगर नहीं होता है तो हम अपने अगले वीडियो में इन 5 क्वेश्चंस को, 4 क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको जल्द ही भेजेंगे। थैंक यू।